चैनल पर। 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का केस जो नए लॉ में बीएनएसएस 144 के अंतर्गत आता है। तो आज मैं मेंटेनेंस के केस में 125 सीआरपीसी के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। एक बहुत ही सीक्रेट बात है जिसको कि सभी लोग जानते नहीं हैं, और जब भी आपका केस होता है तो आपके वकील साहब भी आपको ये नहीं बताते हैं और ना ही आपको इसकी जानकारी है। इसलिए आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको अच्छी तरीके से ये पता चल जाए कि मेंटेनेंस लेना पत्नी के लिए कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए आपको जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। आप जब केस लड़ते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिकल ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कि समाधान एक वीडियो में कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जब कानून की पूरी सही जानकारी होती है तो ये सारी समस्याएं फेस करने का आपके अंदर हौसला आ जाता है। आप उन सबको फेस कर सकते हैं इसलिए कि आपको मालूम है। तो उन प्रैक्टिकल समस्याओं से निपटने के लिए आप तभी तैयार होंगे जब आपको कानून के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि 125 सीआरपीसी के बारे में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। और नए कानून में बीएनएसएस 144 के तहत ये बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस केवल नाम का फर्क है, कानून सेम है। तो आप इतना जान लीजिए कि 125 सीआरपीसी में बहुत सारे पेज हैं। 125 सीआरपीसी के अंतर्गत इतनी पेचीदगियां हैं कि ये कानून इतनी आसानी से मेंटेनेंस नहीं दिलवाता है, और मेंटेनेंस के किसी भी केस में मेंटेनेंस इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता जब तक कि बहुत सारे रीजंस ना हो। आप लड़ते रहते हैं, अपने वकील साहब के डायरेक्शन में चलते रहते हैं और इसकी जानकारी न होने के कारण उलझे रहते हैं, और अगर गहराई में जा भी पाते हैं तो उसको वहां पर स्टैंड नहीं करवा पाते। और आप जो चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं और सामने से भी चेक पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया है, और ये बात है भी चैलेंजिंग, और इसी चैलेंज को आपको भी देना है। 125 सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन लगता है, क्षेत्राधिकार लगता है, और वो डिफाइन होता है 126 सीआरपीसी के क्लॉज 1 में। यानी कि 125 सीआरपीसी के क्लॉज 1 में ये देखने और सुनने को आपको मिलेगा कि जब पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है, चाहे वो 125 में हो या फिर किसी भी केस में अगर वो मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो उसे साबित करना पड़ेगा, क्योंकि 125 सीआरपीसी ही एग्जीक्यूशन के लिए काम आता है। तो पहले वो ये तो साबित करे कि वो उस जगह पर आपके साथ रह रही थी, उस जगह पर जहां वो अभी तक रह रही थी और जहां से उसने ये केस डाला है, यानी कि उस जगह को उसका मायका कहते हैं। जनरली क्या होता है कि लड़के अपने ससुराल में जाकर नहीं रहते हैं, यानी कि पत्नी के मायके में उसके साथ नहीं रहते हैं। पत्नी लास्ट टाइम चाहे अपनी ससुराल में हो आपके साथ, या फिर घर से दूर कहीं और जाकर आप उसके साथ रहते हैं, तो वो वहां से जाकर अपने मायके में रहने लगती है और वहां से डालती है 125 का केस, मेंटेनेंस का केस। तो ये तो 125 का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि पत्नी तो सारी घटनाएं अपने ससुराल की बता रही है जहां वो रहती थी आपके साथ, और केस डाल रही है अपने मायके से। इस चीज के बारे में आप 125 यानी इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं, कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स, जिसमें कहा गया है कि नहीं, पत्नी वहीं से केस कर सकती है जहां वो रहती है, यानी कि अपने मायके से भी वो केस कर सकती है। और इस तरीके के बहुत सारे कंट्राडिक्टरी आपको जजमेंट्स मिलेंगे, और इन जजमेंट्स में ये कह दिया गया है कि वो जहां भी रहती है वहीं से केस कर सकती है। उसको तो एक्सपेंसेस चाहिए, रहने की जगह चाहिए, अपना भरण पोषण का खर्च चाहिए, तो मांग रही है वो, तो ठीक है, वो उसी एक्सपेंसेस से आप उसको एक वहां पर अपने शहर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिलवा दीजिए, वो वहां आकर रहे और वहीं से केस लड़े। तो जब वो सारा मेंटेनेंस ले रही है तो वहां रहकर केस भी लड़ सकती है। 126 सीआरपीसी के तहत जो ज्यूरिसडिक्शन वो दिखाना चाहती है
वो बिल्कुल भी गलत है सेक्शन 1 के हिसाब से। तो इस तरीके से आप भी दिखाइए ना कि आपको कानून मालूम है, कुछ पेचीदगियां आप भी खड़ी करिए। इतने सारे झूठ आपकी पत्नी ने बोले हैं तो कुछ उसका भी मजा उसको चखना चाहिए, वो भी आकर आपके शहर में रहे, तब जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आपसे केस लड़े। अब मुद्दा यहाँ पर क्या होता है कि आपको उसके शहर में क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि उसका वहां पर दबदबा है, जान पहचान है, रसूख है। तो इस तरीके से वहां पर आपको दबाया जा सकता है, आपको एक्सटॉर्ट किया जा सकता है वहां। फिर एक शहर से दूसरे शहर आपको भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, आपको अपने जॉब से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, आपको तमाम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आपके ऊपर, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और एक दिन ऐसा होगा कि मोटी रकम के साथ आप सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपना पीछा छुड़ाने की बात सोचेंगे। तो यहाँ पर कुछ गलती आपके वकील साहब की भी होती है, वो वही 4-5 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं और पुराने ढर्रे पर मेंटेनेंस का केस लड़ते रहते हैं आपके साथ। आपको सुनने में लग रहा होगा कि मैं किसी वकील की बुराई कर रही हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं किसी वकील की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो इस तरीके से मुसीबत के समय, यानी आपके लिए तो मुसीबत का ही समय है, पतियों को मिसगाइड करते हैं, गलत तरीके से केस लड़वाते हैं और लंबे समय तक आप परेशान रहते हैं। तो जो पतियों को मिसगाइड करते हैं वो गलत हैं, तो गलत को गलत कहा ही जाएगा और यहाँ पर गलत कहने में बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मेरा यहाँ पर कहना है कि आपको खुद ये जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारियां आपको खुद रखनी चाहिए, जिससे कि आप वहां पर मिसगाइड ना हो, बोल सकें और अपनी बात को इम्प्लीमेंट करवा सकें। देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना है कि मैं पतियों के पक्ष में ही बोलती हूँ, आप एक औरत होकर औरतों की बुराई करती हैं, औरतों को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए सभी औरतें गलत नहीं होती हैं। कुछ औरतें जो गलत हैं उनको मैं गलत कहती हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करती हूँ जो गलत और झूठे आरोप लगाकर पतियों को फंसाकर सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती हैं और यहाँ तक कि उनके वृद्ध माता पिता को भी केस में झूठे आरोपों में फंसा दिया करती हैं और उन सब का पूरे परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया करती हैं। एनसीआरबी का यहाँ पर डाटा है कि हर साल 1 लाख से ऊपर हमारे देश में पति इस तरीके के झूठे आरोपों पर आधारित केसों में फंसने के कारण, उनके मारे दौड़ भाग करने के कारण, अपनी नौकरी चली जाने के कारण, पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाने के कारण आत्महत्या कर लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट दौड़ दौड़कर हर तारीख पर जाना। आपने अतुल सुभाष का केस तो देखा ही होगा, किस तरीके से इस तरीके की हाई क्लास की सर्विस करने वाले एक इंजीनियर ने अपने ऊपर होल्ड बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उससे हार गया और जीवन से हार गया। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। तो ऐसी महिलाओं को, जो पुरुषों को, पतियों को अपने इस स्थिति में ले आती हैं कि वो सुसाइड कर लें, तो ऐसी महिलाओं को कोई सही कहेगा? मैं नहीं समझती कि कोई भी इस तरीके की महिला को सही ठहराएगा, जो झूठे आरोपों में फंसाने के बाद कानूनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग करती हैं और खुलेआम चुनौतियां देती हैं पुरुष वर्ग को, पति वर्ग को। और जिनके साथ ये सब बीत रहा है, जिन परिवारों के साथ, उनके दुख की, उनकी परेशानियों की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा उन पतियों के पक्ष में जो वास्तव में पति अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं, झूठे केसेस में फंसे हैं, उन पतियों के पक्ष में बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पति खराब नहीं होते, पतियों की वजह से महिलाओं को, पत्नियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ डाटा इतना हाई चला गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है कि 90% केसेस जो हैं वो फेक हैं, गलत और झूठे आरोपों पर आधारित हैं। तब अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आजकल महिलाएं 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, दहेज प्रथा, न जाने कितने कितने, यहाँ तक कि 376 का आरोप तक लगा रही हैं अपने परिवार वालों के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए। इन सारे झंझटों के पीछे सिर्फ पैसा है, सिर्फ एलिमनी और मेंटेनेंस है। जिस दिन अगर ये दोनों कानून से हट जाए, कल्पना कीजिए, तो उस दिन शायद कोई झूठा केस नहीं पड़ेगा। और इसी सब पर लगाम लगाने के लिए पुरुष आयोग की आवश्यकता पड़ी और पुरुष आयोग का जो बिल है वो पास होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन पीड़ित पतियों के लिए जो कि इस तरीके से
अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं उलझ उलझ कर। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना भी बहुत जरूरी है कि मैंने 126 सीआरपीसी का जो क्लास बताया है आपको, वो केस की किसी भी स्टेज में लगाकर केस को ब्लॉक करवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है एक तरीके से, जो कि जल्दी बताई नहीं जाती आपको। और दूसरे ये है कि इसका इम्प्लीमेंट भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 125 सीआरपीसी के जो जुरिस्डिक्शन की बात होती है वो लगातार उससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए आंख मूंद कर उसी ढर्रे पर सारा सब कुछ चल रहा है। तो आपको अगर इसकी जानकारी है तभी आप आवाज उठा सकते हैं और तभी आप आगे उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों को भी इसका पता चलना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।